हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस का एक आंसर राइटिंग है। प्रक्षेपण यान को समझाते हुए इसकी विभिन्न पीढ़ियों और विकास को समझाइए। आप किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं या आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो भाग हैं या अलग अलग जो पीढ़ियाँ हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन सा प्रक्षेपण यान आया था, फिर देन कौन सा आया, देन कौन सा आया। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से, देखिए, ये स्पेशली मैंने मेंस के लिए ये क्लास लाई हूँ, क्योंकि ये वाला आंसर अगर 50 नंबर में अगर हमारे एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अगर नए सिलेबस में देखें तो नए सिलेबस में अलग से ये टॉपिक मेंशन किया है कि प्रक्षेपण यान की पीढ़ियाँ बताइए। तो इसलिए ये आंसर मतलब आना ही है। ये अलग से जो टॉपिक होते हैं वो तो आना ही है। ये आपसे छोटे छोटे पीएसएलवी करके या तो 6 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकते हैं, या आपका 15 या 11 नंबर में पूरा प्रक्षेपण यान पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने खुद से पीडीएफ बनाई हूँ लिखकर, हैंड रिटन नहीं बनाई हूँ, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह का यूज़ करना था, तो इसलिए मैंने इसको प्रिंट करके बनाई हूँ। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। और ये जो टॉपिक है विज्ञान प्रौद्योगिकी के, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। और नए सिलेबस के अनुसार विज्ञान प्रौद्योगिकी के नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और ये आपको हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी के ग्रुप, जिनको नहीं मिला है उनको ग्रुप में मिल जाएगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत कितनी तरह के उपग्रह प्रक्षेपण यानों का प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ बताइए। ये भी आ सकता है कि प्रक्षेपण यानों का विकास बताइए। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, आपको इसी तरह लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रक्षेपण यान क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि प्रक्षेपण यान विशाल रॉकेट होते हैं जिनका प्रयोग उपग्रह, रोबोटिक अंतरिक्ष यान और मानव सहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए करते हैं। मतलब ये एक रॉकेट होते हैं जिनका उपयोग, इन रॉकेट का उपयोग हम किस लिए करते हैं, जैसे कि हमको किसी को उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाना है, या कोई रोबोटिक अंतरिक्ष यान को ले जाना है, या मानव सहित ले जाना है अंतरिक्ष यान को। तो इन सभी के लिए हम इन्हीं रॉकेट का यूज़ करते हैं। इन्हीं के द्वारा ही उसमें ईंधन भर के कोई भी सामग्री या किसी की जानकारी प्राप्त होना हो तो वो इसमें जाती है। तो याद रखिएगा, आपसे ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रक्षेपण यान किसे कहते हैं। तो प्रक्षेपण यान विशाल रॉकेट होते हैं जिनका उपयोग उपग्रह, रोबोटिक अंतरिक्ष यान और मानव सहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए हम करते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका विकास क्रम पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्या हुआ था, ये जो काम कब से स्टार्ट हुआ था इनका विकास का, तो ये 1980 से स्टार्ट हुआ था। 1980 में SLV-3 भारत का प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था। SLV जो 3 था वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका फुल फॉर्म था। और ये SLV सबसे पहली जो पीढ़ी आई थी वो SLV ही थी, और इसको यही भारत का प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि भारत का प्रथम प्रायोगिक प्रयोग के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। तो पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था, कौन सा था, SLV-3। इसके बाद में इसके संवर्धित संस्करण, मतलब इसके और अच्छे अच्छे संस्करण आए। इसका जो सबसे पहले SLV आया, SLV के बाद आया आपका ASLV। तो इसके बाद आया कौन सा, आपका ASLV आया, संस्करण था। इससे और जितना ज़्यादा हम विकास करते गए, हम और अच्छे रॉकेट बनाते गए, हम और अच्छे प्रक्षेपण यान बनाते गए। अब GSLV Mark 3 आ गया है। अब अभी मैं आपको बताऊंगी डायग्राम में, मतलब उस देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना सिंपल है और वो कितना मतलब और ज़्यादा विकसित है।
एएसएलवी का प्रक्षेपण 1992 ईस्वी में किया गया। मतलब एसएलवी के बाद कौन आया? एएसएलवी आया। वर्तमान में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी और भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी का प्रयोग भारत में प्रक्षेपण यानों के रूप में हो रहा है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब ध्रुवीय उपग्रह उपग्रह प्रक्षेपण यान, एएसएलवी के बाद पीएसएलवी आया, फिर आया जीएसएलवी। अब हम थोड़ा सा इनका इतिहास को थोड़ा सा लिमिटेड में मतलब शॉर्ट में पढ़ते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए हर एक यान के बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये अलग से भी जब 6 या 5 नंबर में आएगा तो आपके ये आपने अपना इंट्रो दे दिया है ना। अब हम इसके पिछली पीढ़ी के हम प्रक्षेपण यान पढ़ते हैं। देखिए एक एक डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो पिछली पीढ़ी के प्रक्षेपण भारत में के पिछली पीढ़ी अर्थात वर्तमान में प्रयोग ना आ रहे। पिछली पीढ़ी से मतलब है कि जो अभी यूज़ में नहीं है। प्रक्षेपण यानों में उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 मतलब एसएलवी 3 तथा संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान एएसएलवी शामिल है। एसएलवी 3 शामिल है और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा? एएसएलवी शामिल है। ये पिछली पीढ़ी की। अब हम इनके बारे में देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहले चित्र देखिए आप, ये एसएलवी है और ये एएसएलवी है। एसएलवी देखो आपको कितना सिंपल दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक ही रॉकेट, एक ही तरह का उसका यूज़ किया जाता था। 2 प्रकार के 3 प्रकार के जैसे कि अभी होता है, अलग अलग वो चरण होते हैं, अलग अलग चरणों में ईंधन को भरा जाता था, तब ऐसा नहीं होता था। तो देखिए एएसएलवी का जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा और एएसएलवी का डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, जिसमें 2 चरण का यूज़ किया। देखिए ये इस प्रकार से है ना। अब हम पढ़ते हैं पहले एसएलवी के बारे में। तो उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी, उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 या एसएलवी भारत का प्रथम सफल प्रक्षेपण यान था। 1980 में से प्रक्षेपित किया गया। इतना ही लिखना है अपन को, क्योंकि अपन को 2-3 पे ही लिखना रहता है, ज़्यादा अपन को यहाँ पे नहीं लिखना है। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या होता है? एएसएलवी। इसका विकास 150 ग्राम अर्थात एएसएलवी से 3 गुना भार वाले पेलोड्स को निम्न कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। मतलब इसका जो विकास है वो किया गया था जो एसएलवी से 3 गुना भार वाले। अब ये तो क्या होता था, जो पीएसएलवी सॉरी एसएलवी था, ये कम वजन वाले जो उपग्रह को ले जाता था, और जो एएसएलवी था उससे ज़्यादा भार वाले। ये जो एसएलवी था वो इतना सक्षम नहीं था कि ज़्यादा भार वाले को ले जा पाए, कम भार वाले को ले जाता था। ये एएसएलवी जो था उससे ज़्यादा भार वालों को ले जाता था, निम्न कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से अगर अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये 2 अपन ने किए हैं किसके? पिछली पीढ़ी के प्रक्षेपण। इसी अगर एग्जाम में आपको केवल इतना आ जाता है कि पिछली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान बताइए, तो आपको क्या करना है? उपग्रह प्रक्षेपण यान और संबंधित उपग्रह प्रक्षेपण यान को पढ़ लेना है अच्छे से। मतलब इन दोनों को लिख देना है कि इसमें आपको वर्तमान पीढ़ी के मतलब पीएसएलवी और जीएसएलवी का नहीं लिखना है। पिछली पीढ़ी मतलब जो अभी यूज़ में नहीं है, आपको ये लिखना है। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान। वर्तमान में जो अभी चल रहे हैं, वर्तमान में प्रयोग में आ रहे प्रक्षेपण यानों में पीएसएलवी मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जीएसएलवी अर्थात भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान तथा साउंडिंग रॉकेट शामिल हैं। 3 तरह के शामिल हैं: ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, भूतुल्यकारी प्रक्षेपण यान और साउंडिंग रॉकेट। तो पढ़ते हैं सबसे पहले ध्रुवीय जब आए थे तो इस प्रकार के रॉकेट का यूज़ होने लगा था। पीएसएलवी अथवा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण, जिसको हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, इसरो का प्रथम प्रचालनात्मक प्रक्षेपण यान है। पीएसएलवी में बारी बारी से ठोस और द्रव नोदन प्रणाली का उपयोग करते हुए 4 चरण है। मतलब कैसे 4 चरण है? पहले ठोस, फिर द्रव, फिर ठोस, फिर द्रव, क्रायोजेनिक ईंधन का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 4 चरण है। फिर है आपका भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको हम जीएसएलवी बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका विकास प्रारंभ में इनसैट श्रेणी के उपग्रह के लिए किया गया था। इनसैट में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए किया। वर्तमान में इसका प्रयोग जीसैट श्रेणी के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जा रहा है। मतलब ये आप बहुत ज़्यादा भूतुल्यकारी कक्षाओं में ले जाने के लिए उपग्रह को इसका उपयोग किया जाता है। इसका ये देखिए, आपने देखा होगा एसएलवी में कितना सिंपल था, और ये देखिए कितना बड़ा दिख रहा है।
आपको खुद ही दिख रहा होगा कितना विकसित हो चुका है। तो जो नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान थे उसमें सबसे पहला हो गया PSLV, फिर हो गया GSLV। अब हम पढ़ते हैं साउंडिंग रॉकेट। तीसरा, पृथ्वी के निचले वायुमंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित 1 या 2 चरणों से युक्त छोटे छोटे रॉकेटों को साउंडिंग रॉकेट कहते हैं, जिसमें 1 या 2 चरणों का यूज़ होता है, तो उसको हम साउंडिंग रॉकेट कहते हैं। जैसे कि रोहिणी है, RS-300 मार्क सेकेंड, इसका भार 70 किलोग्राम होता है, ऊंचाई 120 होती है। रोहिणी RH-560 मार्क थर्ड, इसका भार 100 किलोग्राम है और ऊंचाई 500 है। तो ये आपके साउंडिंग रॉकेट हो गए। कौन कौन से? रोहिणी RH-300, रोहिणी RH-560। अगर आपसे ये 3 नंबर में पूछते हैं तो आप इनके ये जो भार लिख दीजिएगा और ऊंचाई लिख दीजिएगा, इस और बता दीजिएगा कि ये साउंडिंग रॉकेट है। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है मौसमी संबंधी जानकारी, मध्य वायुमंडलीय का अध्ययन, ऊपरी वायुमंडलीय अध्ययन, प्रक्षेपण स्थल। इनका प्रक्षेपण स्थल क्या होता है? इनका प्रक्षेपण स्थल होता है थुम्बा। थुम्बा प्रक्षेपण स्थल से ये प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये GSLV मार्क 3 का है। GSLV मार्क 3 जो है वो इस प्रकार का है। इतना खतरनाक GSLV मार्क 3 आ जाता है जो अभी वर्तमान में संचालित और भविष्य के लिए भी इनका यूज़ करने की प्लानिंग की जा रही है। हम पढ़ते हैं अगली पीढ़ी। अभी हमने 3 पीढ़ी पढ़ी हैं, एक सबसे पहले पिछली पीढ़ी, एक वर्तमान पीढ़ी, अगली पीढ़ी। पिछली पीढ़ी में कौन कौन से हैं? पिछली पीढ़ी में सबसे पहले कौन से आ गए थे? ASLV आ गए थे और ASLV आ गए, ASLV और ASLV। वर्तमान पीढ़ी में कौन से आ गए थे? PSLV आ गया था, GSLV आ गया था और साउंडिंग रॉकेट आ गया था। अब हम पढ़ते हैं अगली पीढ़ी। अगली पीढ़ी में क्या है? अगली या भविष्य की पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों में भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने अपने नोट्स में अलग से भी मार्क 3 GSLV मार्क 3 करके अलग से भी डिफाइन किया है एक पेज में, तो वो अलग से भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, नोट्स में मिल जाएगा। भूतुल्यकारी उपग्रह, सॉरी, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं GSLV MK3। इसको भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण मार्क 3, यह भारत का अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है जो अभी विकास के चरण में है। इसके इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे इस यान को LMV-3 भी कहा जाता है। इसके विकास के बाद 4 टन के संचार उपग्रह को भूतल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करने में ये सक्षम हो जाएगा। मतलब 4 टन के भार को भी हम वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। GSLV मार्क 3 को 630 टन उत्पादन भार व 42.4 मीटर लंबाई सहित 3 चरण यान के रूप में डिज़ाइन किया गया है। प्रथम चरण में 200 टन ठोस नोदक, एक समान S-200 बहुत ठोस बूटर इसमें लगा हुआ होता है। इसके द्वितीय चरण में L-110 जो है पुनः आरंभ योग्य द्रव चरण पर स्ट्रेप ऑन किया गया है ताकि इसको पुनः यूज़ कर सके। तृतीय चरण निम्न तापीय चरण है, इसकी ऊंचाई 49 मीटर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम ये लिख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। हमने इस प्रकार से पूरा लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख दीजिएगा कि इस प्रकार से भारत लगातार अंतरिक्ष विज्ञान में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में लगातार प्रगति कर रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत विकसित देशों की श्रेणी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। इस प्रकार से आप कंक्लूजन लिख सकते हो। इस प्रकार से आप अपना आंसर 15 नंबर में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं ऊपर वाले, ये मेंस के नोट्स हैं और ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं जो हैंड रिटन आर्ट फाइल में है। तो अगर आप ये पूरा पैकेज मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हो ये पहुंच जाएंगे और आपको इनके साथ एक ग्रुप मिलेगा। उन ग्रुप में आपको रेगुलर आंसर राइटिंग दी जाती रहेगी, नए नए आंसर्स का कलेक्शन दिया जाता रहेगा ताकि एग्ज़ाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा के नोट्स आप तक पहुँचेंगे। और जो मैं अभी आपको पढ़ा रही थी वो इस वाली फ़ाइल का क्वेश्चन है, तो ये वाली फाइल्स में विज्ञान प्रौद्योगिकी में आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको ये मिल जाएंगे। और ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स के पैकेज में ये आपको 16 फाइल मिलेंगी और 16 फाइल में से आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। साथ में आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस प्रकार से हैंड रिटन सॉल्व पेपर आपको मिलेगा जो आपके घर तक पहुँचेगा। इसमें लगभग 1300 पेजेस हैं और परीक्षा के पैटर्न के अनुसार इसमें क्वेश्चन कवर किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लगातार आंसर राइटिंग करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।